हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 7 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तीन स्टेटमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं। रिवर्स चार्ज इज अ मैकेनिज्म अंडर विच द प्रोवाइडर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज लायबल टू पे द टैक्स इंस्टेड ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड ऑप्शन है द आरसीएम हेल्प्स टू चेक टैक्स एवेजन एंड एक्सपेंड द टैक्स बेस ऑफ द गवर्नमेंट. And the third one is it puts pressure on the small businesses to voluntarily register on the goods and services tax network. Which of the above statements is or are correct? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Second question है consider the following statements regarding Kaziranga National Park. First statement है it hosts 2/3 of the world's greatest one-horned rhinoceros. Second है Kaziranga is recognized as an important bird area by BirdLife International for conservation of avifaunal species. Third है यहाँ पर it is located on the edge of the Western Himalayan biodiversity hotspot. Which of the above statements is or are correct? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। अब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ। तो जो फर्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? तो रिवर्स चार्ज इज द मैकेनिज्म अंडर विच द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। तो नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में यहाँ पर जो सप्लायर होता है वो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट में यहाँ पर सबमिट करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यहाँ पर जो रेसिपिएंट होता है वो लायबल होता है टैक्स गवर्नमेंट में सबमिट करने को। तो रिवर्स चार्ज इज अ मैकेनिज्म अंडर विच द रेसिपिएंट्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज लायबल टू पे द टैक्स इंस्टेड ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में यहाँ पर जो सप्लायर होता है वो सबमिट करता है। तो अंडर द नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम द सप्लायर कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द बायर एंड डिपॉजिट्स द सेम आफ्टर एडजस्टिंग द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो लायबिलिटी आ जाती है टैक्स गवर्नमेंट में डिपॉजिट करने की, तो ये आ जाती है रेसिपिएंट के ऊपर। अब इसके क्या फ़ायदे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के? तो पहला फ़ायदा तो ये है, ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं इनको लगता है ये जो लार्जर बायर रेसिपिएंट हैं अगर ये गवर्नमेंट में जाकर टैक्स डिपॉजिट करेंगे तो कहीं ये कुछ स्कैंडल ना कर दे। उनको डर रहता है इस बात का, जिसकी वजह से ये लोग वॉलंटरली जाकर जीएसटी नेटवर्क में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। और दूसरी बात ये, इससे टैक्स इवेजन जो होता है वो कम होता है और साथ ही जो टैक्स बेस होता है एक्सपेंड हो जाता है टैक्स बेस। तो ये कुछ फ़ायदे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के। अब काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये नेशनल पार्क है असम में। 1908 में फॉर्म हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैरी कर्जन। जो पार्क है वो लोकेटेड है ऑन द एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। मैंने ऑप्शन में आपको वेस्टर्न हिमालय दिया हुआ है, लेकिन ये है लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लगभग इसमें 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वन-हॉर्न राइनोसोरस है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है और ये रिकॉग्नाइज किया गया है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एवीफॉनल स्पीशीज। ये मेनली फोकस है यहाँ पर काजीरंगा में कि 4 बिग 4 स्पीशीज को यहाँ पर कंजर्व करना है। वो है राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड द लास्ट वन इज एशियाटिक वाटर बफेलो। काजीरंगा में 4 मेन रिवर्स क्रिस क्रॉस करती हैं, ब्रह्मपुत्र, धिप्लू, मोरा धिप्लू एंड मोरा धांसरी। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि रिवर्स चार्ज इज अ मैकेनिज्म अंडर विच द प्रोवाइडर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, तो नो, अंडर विच द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज लायबल टू पे द टैक्स। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। सेकंड जो स्टेटमेंट है आरसीएम हेल्प्स टू चेक टैक्स एवेजन एंड एक्सपेंड द टैक्स बेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है। इससे टैक्स एवेजन जो है वो कम होता है और टैक्स बेस भी बढ़ता है। तीसरी बात यह कि स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर प्रेशर हो जाता है कि वो वॉलंटरली रजिस्टर करें, तो ऑफकोर्स प्रेशर हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 और 3। अब हम सेकंड यहाँ पर देखते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, तो नो, इट इज़ लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। अब हम आज की न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है अगेन अ कोविड फायर ट्रेजिडी। तो फिर से एक कोविड फायर ट्रेजिडी हो गई, आईसीयू में आग लग गई। अब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से आग लग गई। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको फायर ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है और यहाँ पर फायर ऑडिट जो करने आता है उसके बाद जो रिकमेंडेशंस होते हैं बेसिकली हॉस्पिटल्स उन रिकमेंडेशंस को नहीं मानते हैं, क्योंकि एन ऑडिट बाय द अहमदनगर सिविक फायर ब्रिगेड जस्ट सम मंथ्स अगो, तो यहाँ पर ऑडिट हुई थी बाय द अहमदनगर सिविल फायर ब्रिगेड कुछ महीने पहले ही, और उन्होंने इनको बोला था हॉस्पिटल वालों कि आप एक फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल करवा लो, लेकिन इन्होंने बेसिकली उसको नहीं कराया। तो एन ऑडिट बाय द अहमदनगर सिविक फायर ब्रिगेड जस्ट some months ago had suggested setting up of a firefighting system in the district hospital in which 11 COVID-19 patients, तो बेसिकली अब आग लगी जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। बाकी आगे के न्यूज़पेपर में एक और बार ये फायर वाली बात आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या गाइडलाइंस दिए हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस जो हैं उन गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, तो वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो सेकेंड न्यूज़ है, त्रिपुरा आफ्टर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स 102 सोशल मीडिया अकाउंट्स फेस UAPA चार्ज। तो जब यहाँ पर बांग्लादेश में
हिंदूज़ ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और उस सारी चीज़ों के यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस देखने को मिले त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में भी बेसिकली एक राइट्स जैसी सिचुएशन यहाँ पर आ गई। अब यूएपीए क्या होता है उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब ये केस तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि त्रिपुरा में इसके क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस से एनी अटेम्प्ट टू स्प्रेड डिविजन, तो यहाँ पर किसी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ऐसे कोई पोस्ट किए जिससे कम्युनल हेट्रेड फैल सकती थी, तो यहाँ पर सबको यूएपीए के अंदर यहाँ पर चार्ज कर लिया गया। तो यूएपीए क्या होता है इसको आज हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो वंस एंड फॉर ऑल ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। तो जो यूएपीए ओरिजिनली 1967 में इनेक्ट किया गया था, और यूएपीए को एंटी टेरर लॉ माना जाता है, और 2004-2008 में और फिर से अमेंड किया गया था। तो 1967 में इसको ओरिजिनली इनेक्ट किया गया था, और बाद में 2004 और 2008 में इसके अमेंडमेंट्स में। तो यूएपीए वाज अमेंडेड टू बी मॉडल एज एन एंटी टेरर लॉ इन 2004 एंड 2008। अगस्त 2019 में एक और अमेंडमेंट किया गया, और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 के तहत यूएपीए के अंदर अब टेररिस्ट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। तो 2019 टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अब प्रॉब्लम ये है, in order to deal with the terrorism related crimes, it deviates from ordinarily legal procedures and creates an exceptional regime। तो बेसिकली जब किसी को यूएपीए के अंदर चार्ज किया जाता है तो उसको बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 2016 से 19 के बीच में देखा गया, जो यूएपीए फिगर्स पब्लिश हुए थे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा, कि लगभग 4231 एफआईआर रजिस्टर थे अंडर यूएपीए। तो इसका मतलब ये है कि यूएपीए किसी भी केस में लगा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है जो यूएपीए उसकी काफ़ी फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि इससे और पहले वाले एंटी टेरर लॉस को किया जाता था। अब इश्यूज़ कैसे एसोसिएटेड है यूएपीए लॉ को लेकर? पहली बात ये, इसमें जो टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा वेग है। अगर हम टेररिस्ट एक्ट जिसके अकॉर्डिंग यूएन डिफाइन करता है, जिसके अकॉर्डिंग यूएपीए में डिफाइन किया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू यूएन जो टेररिस्ट एक्ट होगा वो अगर वो 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगा, पहला ये जो एक्ट होना चाहिए वो डेडली होना चाहिए, दूसरा ये उस एक्ट के बिहाइंड जो इंटेंशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लोगों में एक डर पैदा किया जाए या गवर्नमेंट को कुछ करने या ना करने के लिए यहाँ पर प्रेशराइज किया जाए, तीसरी बात ये एम इसका एक आइडियोलॉजिकल गोल होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तभी यहाँ पर किसी एक्ट को टेररिस्ट एक्ट माना जाता है। लेकिन यूएपीए में देखा जाए तो यूएपीए में बहुत ज़्यादा स्कोप ब्रॉडन कर रखा है कि क्या टेररिस्ट एक्ट होगा। तो यूएपीए ऑन द अदर हैंड ऑफर्स एन ओवर ब्रॉड एंड एम्बिग्यूअस डेफिनेशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट विच इंक्लूड्स द डेथ ऑफ और इंजरीज टू। अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी के एक्ट के चलते, या किसी को इंजरी हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसको भी यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट में काउंट कर लिया जाएगा। दूसरी जो बात है यूएपीए से रिलेटेड वो है डिनायल ऑफ बेल। इसमें बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर यहाँ पर कोई यूएपीए में चार्ज हो जाता है। तो द मेजर प्रॉब्लम विद द यूएपीए lies in its section 43D5 which prevents the release of any accused person on bail। अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ यूएपीए, और पुलिस का ये कहना है सिर्फ अगर प्राइमा फेसी पे ये लग रहा है कि टेररिस्ट एक्ट है तो उसके बाद कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइमा फेसी के बेसिस पे किसी भी इंसान को यहाँ पर यूएपीए के अंदर चार्ज किया जा सकता है। द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 43D5 इज दैट वंस द पुलिस इलेक्ट टू चार्ज एन इंडिविजुअल अंडर द यूएपीए, तो एक बार पुलिस किसी भी इंडिविजुअल को चार्ज कर देती है यूएपीए के अंदर तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि बेल ग्रांट हो। तो बेल जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लिबर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूएपीए के अंदर कोई चार्ज हो जाता है तो उसको बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तीसरी बात ये, इंडिया में जो ट्रायल्स है उसकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो गिवन द स्टेटस ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, जो रेट ऑफ पेंडेंसी लेवल ऑफ ट्रायल की वो लगभग 95.5% है। तो इसका मतलब ये है जो ट्रायल्स हैं हर साल सिर्फ 5% केसेस में ही कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे में उस इंसान को तब तक जेल में रखना जब तक ट्रायल नहीं कंप्लीट होता है, तो कितने सारे साल वो इंसान जो है वो जेल में रह जाएगा। इसके अलावा स्टेट ओवर रीच, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी एक्ट दैट इज लाइकली टू थ्रेटन और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन पीपल, गिविंग अनब्रिडल्ड पावर टू द गवर्नमेंट टू ब्रांड एनी ऑर्डिनरी सिटीजन। अब यूएपीए में एक ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई भी एक्ट जिससे खतरा हो सकता है या लोगों में डर पैदा हो सकता है, आतंक पैदा हो सकता है, तो बेसिकली उसको पहले ही यहाँ पर यूएपीए के अंदर चार्ज करवा दो। तो यहाँ पर स्टेट को अनब्रिडल्ड पावर मिल रही है, बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है। इट गिव्स द स्टेट अथॉरिटी वेग पावर्स टू डिटेन एंड अरेस्ट इंडिविजुअल्स हु इट बिलीव्स टू बी इंडस्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेट उसके पास इतनी पावर है स्टेट अथॉरिटी के पास कि वो डिसाइड कर ले कि किस इंडिविजुअल को यहाँ पर डिटेन और अरेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यहाँ पर इंडल्ज हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज दस द स्टेट गिव्स इटसेल्फ मोर पावर्स विज विज इंडिविजुअल लिबर्टी। तो यहाँ पर जो स्टेट है उसके पास ज़्यादा पावर हो जाती है अगर हम इंडिविजुअल लिबर्टी से कंपेयर करें।
एंड द लास्ट थिंग इज जो अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर, ये सब पुलिस जो है वो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है यूएपीए जैसा लॉज, क्योंकि ये जो स्टेट पुलिस की अथॉरिटी है उसको नेग्लेक्ट करता है, और जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जजमेंट्स क्या दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स रहे हैं या हाई कोर्ट के क्या जजमेंट्स रहे हैं रिगार्डिंग द यूएपीए। तो पहली बात ही लिमिटिंग स्कोप, कोर्ट जजमेंट नोट्स दैट एज यूएपीए इज मेंट टू डील विद द टेररिस्ट ऑफेंसेस। तो यूएपीए टेररिस्ट ऑफेंसेस से डील करने के लिए होता है, तो इसे बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लगाना चाहिए, इसे तभी लगाना चाहिए जब रीजनेबली इसकी ज़रूरत हो लगाने की। तो इट्स एप्लीकेशन मस्ट बी लिमिटेड टू एक्ट्स दैट कैन बी रीजनेबली फॉल विद इन अ प्लॉसिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पर जो टेररिज्म की इतनी ब्रॉड और वेग डेफिनेशन बना रखी है यूएपीए के अंदर, तो उसको इतना ब्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है और उसका स्कोप थोड़ा लिमिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली ये जो लॉ है ये इंसान की लिबर्टी को पूरी तरीके से वॉयलेट कर देता है। दूसरी बात ये कंफर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम। अर्लियर दिस ईयर सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब 2021 हेल्ड दैट डिस्पाइट रेस्ट्रिक्शंस ऑन बेल अंडर द यूएपीए, तो यूएपीए में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो बेल ग्रांट कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट जो है अक्यूज का वो वॉयलेट होता हुआ यहाँ पर कोर्ट को लग रहा है। तो अगर कोर्ट को यहाँ पर फंडामेंटल राइट अक्यूज का वॉयलेट होता हुआ लग रहा है तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेल दे सकता है। दूसरी बात है कोर्ट हेल्ड दैट द रिगर्स ऑफ द यूएपीए बेल रेस्ट्रिक्शंस विल मेल्ट डाउन व्हेन देयर इज नो लाइक्लीहुड ऑफ ट्रायल बीइंग कंप्लीटेड। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है जो ट्रायल है ये तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट यूएपीए की बेल रिस्ट्रिक्शंस है उसको खत्म कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस रीजनिंग को आगे और बढ़ाते हुए ये बोला, इट वुड नॉट बी डिजायरेबल फॉर कोर्ट्स टू वेट टिल द एक्यूज राइट टू स्पीडी ट्रायल। अब यहाँ पर जो इंडिया में सिर्फ 5% ट्रायल्स ही हो पा रहे हैं हर साल, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा उस यहाँ पर जो भी इसको चार्ज किया गया उसको अंडर ट्रायल में। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो बेसिकली यहाँ पर बेल दे सकता है। तो इट वुड नॉट बी डिजायरेबल फॉर कोर्ट्स टू वेट टिल द एक्यूज राइट टू स्पीडी ट्रायल आर एंटायरली विशिएटेड बिफोर दे आर सेट टू एट लिबर्टी। तो यहाँ पर अंडर ट्रायल में बहुत टाइम लग जाता है इंडिया में, तो यहाँ पर भी जो कोर्ट्स हैं वो बेल दे सकते हैं। तो आई होप आपको यूएपीए एकदम अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बिहार में हूच ट्रेजेडी हो गई। अब हूच क्या होता है कि वही इलीगल स्पूरियस लिकर, तो बिहार में लिकर पूरी तरीके से बैन है और उसकी वजह से यहाँ पर देखा गया कि स्पूरियस और इलीगल लिकर का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। तो लगभग 2016 से ही बिहार में लिकर पूरी तरीके से बैन है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोहिबिशन। अब यहाँ के रेसिडेंट्स का ये कहना है कि प्रोहिबिशन की वजह से ही यहाँ पर स्पूरियस लिकर जो है वो बेची जा रही है और उसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। कल हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया था, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो आगे हम चलते हैं। इंडिया और फ्रांस जो है उन्होंने एग्री किया कि अपनी पार्टनरशिप डिफेंस में बढ़ाएंगे। तो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर देख लेते हैं क्योंकि ऐसा कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। तो इंडिया एंड फ्रांस एग्री टू स्ट्रेंथन डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो इंडिया और फ्रांस ने एग्री किया है कि वो अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे, इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, मिलिट्री ड्रिल्स को बढ़ाएंगे, न्यू इनिशिएटिव्स लेंगे मेरीटाइम और स्पेस और साइबर डोमेन्स में। जो फ्रांस है, फ्रांस के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि जब से ऑकस डील हो गई है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर सबमरीन्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस देने वाला था तो वो अब यूके और यूएस देने वाले हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मेन रिलायबल पार्टनर रह गया वो फ्रांस का, तो वो सिर्फ इंडिया रह गया। इसलिए इंडिया फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो फ्रांस रीइटरेशन टू एक्सपेंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन विद इंडिया कम्स नियरली 2 months आफ्टर द अनवीलिंग ऑफ ए न्यू सिक्योरिटी अलायंस ऑकस बाय द ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड द यूएस। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है वैसे भी फ्रांस के लिए। अब यहाँ पर जो सेकंड न्यूज़ है, हरियाणा नोटिफाइज 75% प्राइवेट जॉब कोटा फॉर लोकल्स। तो अब हरियाणा में एक लॉ लेकर आया गया था, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020, और इसमें यह बोला गया जो प्राइवेट सेक्टर में 75% जॉब जो रिजर्व होंगी वो सिर्फ लोकल यूथ को ही दी जाएंगी। तो वो सारी प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, जिनमें 30,000 से कम सैलरी दी जाती है, तो वो यहाँ पर लोकल यूथ के लिए ही रिजर्व रहेंगी। और जनवरी 15, 2022 से ये जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द लॉ विल बी एप्लीकेबल टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो लॉ है सारे प्राइवेट सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। कंपनी, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म्स एंड एनी एंटिटी जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और जहाँ पर जो सैलरी है 30,000 से कम दी जाती है, तो वहाँ पर 75% यहाँ पर जो रिजर्वेशन है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। इंडिया मूव्स टू पेटेंट द ओवर सेंचुरी ओल्ड लोगोज ऑफ दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को लगभग 20 साल पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन मिला था। उसके बाद इंडिया ने टॉय ट्रेन का अब जो ये लोगो है वो इंटरनेशनली इंडिया की अब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुका है।
तो DHR जिसने अपने ऑपरेशंस लगभग 1880 में शुरू किए थे, 140 साल पहले। 2 लोगोज हैं इसके। एक लोगो तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स बने हैं, फॉरेस्ट बने हैं। तो एक लोगो तो ये जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड में वाइट कलर का लिखा हुआ, और एक और लोगो है बेसिकली जो DHR है वो बोल्ड ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ। इंडिया ने इन दोनों लोगों को ही पेटेंट करा लिया है। अब यहाँ पर जो पेटेंट का प्रोसेस है वो इनिशिएट कैसे होता है, तो पहले यहाँ पर लोगो रजिस्टर कराना पड़ता है विद द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसके बाद ये जो क्लेम है वो वीपो को भेजा जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर यहाँ पर 6 महीने की विंडो होती है कि कोई क्या काउंटर क्लेम करना चाहता है। अगर कोई काउंटर क्लेम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है इंडिया का ये जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि ये लोगो जो है वो इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब कोई भी अगर इस लोगो को यूज़ करना चाहेगा तो इंडिया को उसको कुछ फ़ी देनी पड़ेगी। सोर्सेज का ये भी कहना जो गवर्नमेंट है वो और भी माउंटेन रेलवेज़ के लोगों को यहाँ पर पेटेंट कराने की कोशिश कर रही है, तो वो जब होगा वो हम देख लेंगे। यहाँ पर कामेंग रिवर की बात की गई है, तो वाटर्स ऑफ द कामेंग जो मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र के अरुणाचल प्रदेश ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, उसका पानी ब्लैक हो चुका है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि हो सकता है अपर रीचेस में जो वहाँ पर एवलांच आया हो जिसकी वजह से जो पानी है ब्लैक हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये देखिए कि जो टर्बिडिटी है पानी की वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, जो 5 NTU होना चाहिए। NTU टर्बिडिटी की यूनिट होती है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। तो जो 5 NTU होनी चाहिए वो लगभग 1290 से लेकर 1380 की रेंज में थी, तो टर्बिडिटी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो चुकी थी, 2 मिलीग्राम पर लीटर हो चुकी थी डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो कि 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। जो कामेंग है उसको असम में जिया भराली के नाम से जानते हैं, और इसका जो सोर्स है वो है नाइंगी कांगसेंग में। तो ये जो नाइंगी कांगसेंग है ये वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स है अरुणाचल प्रदेश के। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर CRPF मैन के द्वारा लगभग 2013 में फेक एनकाउंटर हो गए थे, जब वहाँ पर ट्राइबल्स जो हैं वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे बीच पांदुम का। अभी जो बीच पांदुम होते हैं वहाँ पर लोकल्स क्या करते हैं, वो वर्शिप करते हैं न्यू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सीड्स ड्यूरिंग द नाइट। अब ऐसा कुछ फेक एनकाउंटर होता है, ये था कि ये लोग माओइस्ट हैं, लेकिन ये एक्चुअली माओइस्ट नहीं थे, ये वहीं के ट्राइबल्स थे और यहाँ पर वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब रेसिडेंट्स का ये कहना है इसकी वजह से जो डिवाइड है उनके बीच में और स्टेट के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। तो उनका ये कहना था कि वो माओइस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, लेकिन वो माओइस्ट कैंप थे ही नहीं। एक्चुअली जो ट्राइबल्स थे वो अनार्म्ड थे। उसके बाद भी यहाँ पर जो CRPF की कोबरा यूनिट थी उन्होंने इनके ऊपर गोलियाँ चला दी थी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, कास्ट कंप्लेंट केरला यूनिवर्सिटी रिमूव्स HOD। तो हमें ये पता चल रहा है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक स्टूडेंट जो थी वो अपना PhD कर रही थी, लेकिन उसको नैनो साइंस लेबोरेटरी उसके लिए नहीं खोली गई, ये कहते हुए कि जो रिसर्च स्कॉलर वो दलित बैकग्राउंड की है, इसकी वजह से उसको एक्सेस नहीं दी जाएगी लेबोरेटरी की। आगे हम चलते हैं। अब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस इशू किए थे कि फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। तो नियरली अ ईयर बिफोर द डेडली अहमदनगर हॉस्पिटल ब्लेज, A similar incident in Rajkot in November 2020 prompted the Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और ये बोला था कि जो भी COVID-19 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को बोला गया था कि आपको एक नोडल ऑफिसर हर कोविड हॉस्पिटल के लिए अपॉइंट करना है, जो कि ये देखेगा कि फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए कितना कंप्लाइंट है वो हॉस्पिटल। लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ किया नहीं गया। NOC द टॉप कोर्ट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ की यहाँ पर सेफ्टी क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है फायर डिपार्टमेंट से, इफ़ दे डिडंट हैव द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इशूड ऑलरेडी। तो यहाँ पर उनको बोला गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक और बार आग लग चुकी है। आगे चलते हैं। अब ये जो आर्टिकल है प्रो चेंज और नो चेंज, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं क्योंकि संडे में ज़्यादा एडिटोरियल आते नहीं हैं। तो एवरीवन डिज़ायर्स चेंज, तो हर कोई चेंज के लिए सोचता है कि हाँ चेंज होना चाहिए। वैसे भी चेंज तो कांस्टेंट है, ओनली कांस्टेंट तो चेंज ही है। इन सम केसेस द चेंज दैट अ सेक्शन ऑफ द पीपल वांट, लेकिन कुछ केसेस में जो चेंज लोग चाहते हैं कि वो चेंज जो उस चेंज की वजह से जो सोसाइटी है वो और पीछे चली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टेक्सास में, यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास में एक लॉ पास किया गया जिसमें अबॉर्शन को इफेक्टिवली बैन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो चेंज है ये ह्यूमन सोसाइटी को और पीछे लेकर जा रहा है। वैसे ही ये ऑथर ने बताया कि इंडिया में भी कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि हमें पीछे लेकर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ स्टेशन के नाम बदल दिए जा रहे हैं। तो रियल चेंज तब होता है जब वॉर्स पूरी तरीके से रुक जाए, लोगों में लोग यूनाइट हो, ना कि और ज़्यादा डिवाइड हो, इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा कम हो, हंगर पूरी तरीके से बैनिश हो जाए, पॉवर्टी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, तब उसको हम रियल चेंज बोलते हैं। रियल चेंज के बाद भी यहाँ पर रिलीजन का डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर रेस, लैंग्वेज, कास्ट, इन सब का डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो ह्यूमन काइंड है वो इन डिफरेंसेस के बाद भी सारे लोगों को एक्सेप्ट करेगा और उन बातों को सेलिब्रेट करेगा जो कि सारे लोगों में कॉमन है।
अ बैटल विदाउट वेपन्स। यहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट बोला था, द लिटिल मैन, चेंज करना कितना आसान है, बस हमें वो स्टेप लेने की ज़रूरत है, उतना करेज होना चाहिए कि हम चेंज को इनिशिएट कर सकें। द लिटिल मैन वॉकिंग इनटू अ लिटिल बूथ विद अ लिटिल पेंसिल, मेकिंग अ लिटिल क्रॉस ऑन अ लिटिल बिट ऑफ पेपर। बस यहाँ पर आप जो लिटिल पेंसिल है उसको रिप्लेस करके लिटिल बटन कर दो, तो बस आपको एक जाकर वोट देना है एंड यू कैन इनिशिएट द चेंज। आगे हम चलते हैं यहाँ पर एविएशन सेक्टर के बारे में कि एविएशन सेक्टर कब कितना ज़्यादा आगे बढ़ा। तो 1960s में इंग्लैंड और फ्रांस ने कोलैबोरेट करना शुरू किया कि हम एक पैसेंजर एरोप्लेन बनाएंगे और जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा फास्ट होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड जो कि मैक होती है, और ये जो इन्होंने एरोप्लेन बनाया वो मैक 2 की स्पीड से यहाँ पर था। तो एयरक्राफ्ट को बोला गया कॉनकॉर्ड। तो इस एयरक्राफ्ट का नाम था कॉनकॉर्ड। और फिर ऑथर ने ये बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पर जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगा, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ग्रोथ ऑफ एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी यहाँ पर यूजफुल रहा सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट द वॉर रिजल्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयर स्ट्रिप्स। क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद यहाँ पर एयर स्ट्रिप्स का शुरू हो गया, एयर स्ट्रिप्स का कंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पर प्लेन्स आने लगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस एरोप्लेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर। तो यहाँ पर जब वॉर ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, तो ये जो एरोप्लेन्स थे बहुत ज़्यादा सरप्लस में हो गए, तो उनका क्या करना था। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स है वो एंटर हुए और यहाँ पर एयरलाइन ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जो एविएशन सेक्टर वो इतना ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है। अब यहाँ पर एवरग्रीनिंग क्या होती है। तो एवरग्रीनिंग इज अ प्रैक्टिस इन विच बैंक्स ग्रांट न्यू लोन्स टू एन अकाउंट टू रिवाइव दोज लोन्स ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पर लोन ले रखा है, किसी बिजनेस हाउस ने लोन ले रखा है और वो उस लोन को यहाँ पर चुका नहीं पा रहा है। अब उस लोन को चुकाने के लिए उसको और लोन दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग की प्रैक्टिस। तो बेसिकली जो पुराने लोन्स है वो डिफॉल्ट ना हो जाए, उसकी वजह से उसे और लोन दिए जा रहे हैं पुराने लोनों को यहाँ पर चुकाने के लिए। तो एवरग्रीनिंग इज अ प्रैक्टिस इन विच बैंक ग्रांट्स न्यू लोन्स टू एन अकाउंट टू रिवाइव दोज लोन्स ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर जो यूएस का 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है वो पास हो चुका है। अब ये लोग क्या करेंगे इस 1 ट्रिलियन का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल इंक्लूड्स द यूएस लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट टू प्रिपेयर फॉर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से जो भी इफेक्ट्स आता है उसको यहाँ पर प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटीज़ को हेल्प की जाएगी कि वो मेजर फायर से कैसे डील करें, जो कि आने वाले सालों में और ज़्यादा डेवेस्टेटिंग होने वाला है। इसके अलावा 550 मिलियन जो हैं लगभग 10 सालों में खर्च किए जाएंगे कि रोड्स को अच्छा करना है, ब्रिजेस को, इंटरनेट एक्सेस को, पावर ग्रिड को। तो यहाँ पर इनका 1 ट्रिलियन का बिल पास हो चुका है। अब यूएन इन्वेस्टिगेटर ने ये पता किया, जो म्यांमार है, जब से यहाँ पर म्यांमार में कू हुआ है और ये म्यांमार जुंटा के अंदर आया, आर्मी के अंदर आया, तब से यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी विटनेस कर रहा है म्यांमार। लोगों की सिस्टमैटिक किलिंग की जा रही है। अब चाइना में ये था कि कोई भी यहाँ पर जो प्रीमियर है, प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ 2 5 ईयर टर्म्स तक ही रह सकता है और या तो 68 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन ये जो जी जिनपिंग है इनकी 68 ईयर्स ऑफ एज हो चुकी है, लेकिन इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं और अब ये 3rd टर्म भी इनको मिलने वाला है। तो इसकी बात चल रही है। इसके अलावा इन्होंने ही सारी पोजीशन होल्ड कर रखी। फॉर एग्जांपल जनरल सेक्रेटरी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यही है, चेयरमैन ऑफ द पावरफुल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी यही है, हाई कमांड ऑफ द मिलिट्री एंड द प्रेसिडेंसी भी यही है। तो सारी पावर्स इन्होंने खुद होल्ड कर रखी है। अब बुंडेस्टैग क्या है। तो जर्मनी के पार्लियामेंट को बुंडेस्टैग बोलते हैं और यहाँ पर पहली ब्लैक वुमेन जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर सीट जीती है। तो एंड बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक वुमेन इन जर्मनी टू एवर विन अ सीट इन द बुंडेस्टैग। तो इनका नाम है एवेट टेस्फेयियस। तो ये आपको पता होना चाहिए, एवेट टेस्फेयियस, जो भी आप इसको यहाँ पर प्रोनाउंस कर लेना। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।